फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र में हम हिस्ट्री का वीडियो पढ़ाने जा रहे हैं। हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को लेंगे और इसमें देखेंगे। इससे संबंधित जो पीछे की वीडियो हैं आप उनको भी देखिए। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि सबसे अच्छी चीज़ आपको ये बता दूं कि ये सीरीज़ के माध्यम से आपको थीम के बारे में पता चलता रहेगा। और थीम का ये भी पता चलता रहेगा कि परिवर्तन का भी अध्ययन करना है कि यूपीएससी जैसे 2013 से कैसे कैसे परिवर्तित होती चली गई 2025 तक। फिर कुछ बीच में ऐसा ट्रेंड आया 2023 के आसपास कि हम क्वेश्चन आते हुए क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे थे। तो वो हम जो है ये सब चीज़ें जो है एक डिटेल एनालिसिस हम इसीलिए लेकर के आएंगे अब इसके बाद कि उसमें हम यही सब चीज़ों के बारे में बताएं। ठीक है, तो यहाँ इस वीडियो के माध्यम से आपको ये सीखने को मिलेगा कि पीवाईक्यू यूपीएससी की थीम क्या होती है। ठीक है, यूपीएससी की प्रकृति क्या होती है। मेन फोकस इसका थीम में रहेगा इस वीडियो का। मतलब ये जो पीवाईक्यू की नज़र सीरीज जो हम चला रहे हैं इसका मेन फोकस रहेगा कि यूपीएससी की थीम क्या रहती है। और यूपीएससी की प्रकृति भी हम बीच बीच में बताते रहेंगे, लेकिन ज़्यादातर हम प्रकृति और क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है और डिटेल एनालिसिस के माध्यम से हम ये भी ध्यान रखेंगे पढ़ाने के संदर्भ में कि आप अगर पेपर के 20 दिन 25 दिन पहले अगर वो सीरीज देख लेते हो तो आपका काफ़ी हद तक सिलेबस भी रिवीजन हो जाए। ठीक, तो हम सीधे चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्नों से पहले हमको अपने सिलेबस देखना होता है। तो हम जो भी पढ़ेंगे तो सिलेबस के हटकर बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जैसे इतिहास का सिलेबस आप प्रीलिम्स में देखते हो तो डिफाइन नहीं, केवल लिख दिया भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब इसके भी पे आप अगर प्रश्न तैयारी करने जाओगे तो कैसे तैयारी करोगे, हमें कुछ पता ही नहीं है कि भाई भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्या पढ़ेंगे क्या छोड़ेंगे। इसी के लिए तो ये सीरीज चला रहे हैं हम पीवाईक्यू की नज़र, इसीलिए तो सीरीज चला रहे हैं कि हमको पता चलनी चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। अब यहाँ पर प्रीलिम्स में डिफाइन नहीं है तो हम मेंस के सिलेबस को भी देख लेते हैं। तो हम मेंस के प्रथम प्रश्न पत्र में जाएंगे, जीएस फर्स्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति लिखा हुआ है। विश्व का इतिहास है तो विश्व इतिहास में प्रीलिम्स में पढ़ना नहीं है, तो 5 नंबर टॉपिक्स को हम हटा देते हैं। ऊपर के 4 टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, तो इसको पॉज करके देख लीजिए, क्योंकि पिछली वीडियोज में मैं भी चर्चा कर चुका हूँ इन सब चीज़ की। तो बार बार पढ़ाएंगे करेंगे तो इसमें क्या होता है, समय हमारा ज़्यादा चला जाता है। तो हम सिलेबस यहाँ पर भी ठीक ठाक डिफाइन है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक नहीं पता चल पाता कि हमको पढ़ना क्या है। डिफाइन तो है लेकिन उतना डिफाइन नहीं है कि हमारे क्वेश्चनों की प्रकृति, मतलब क्वेश्चन के बारे में हम सीख पाएँ कि क्या यूपीएससी कहाँ से पूछेगा। एग्जैक्टली सिलेबस डिफाइन नहीं है कि एग्जैक्ट कहाँ से पूछेगा प्रश्न। तो इसी के लिए हम पीवाईक्यू देखते हैं। तो पीवाईक्यू जब आप 2013 से 2025 तक के पीवाईक्यू देख लोगे तो आप जो भी चीज़ पढ़ोगे, कुछ भी मैं कह रहा हूँ पढ़ोगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये पढ़ना है, ये काम की चीज़ है, ये काम की चीज़ नहीं है। ठीक, तो बहुत सारी जैसे यूट्यूब पर लोग रील्स देखते हैं, इधर उधर की चीज़ें देखते हैं, तो मैं आपको एक सलाह ये भी दूं कि आप बहुत ज़्यादा पढ़ने के पीछे मत भागो। पढ़ाई करनी है लेकिन क्वालिटी पढ़ाई करनी है, क्वालिटी की स्टडी करनी है कि हमको चीज़ें कौन सी पढ़नी क्यों छोड़नी, क्योंकि ये तो सागर है, अगर इसमें एक बार घुस गए तो फिर आपको दिशा नहीं मिलेगी कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना है। ठीक है, तो हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। तो यहाँ लिखा हुआ औरंग, ऊपर लिखा भारतीय इतिहास के संदर्भ में लिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मैंने आपको कई बार बताया कि यूपीएससी कुछ शब्दावली, कुछ ऐसे टर्म्स जो है आपसे पूछेगा जिनके बारे में आपको जानना चाहिए। तो वो इससे जानने, देखिए ये सामान्य चीज़ें हैं, ये सामान्य नॉलेज है। अगर आप इनको जान गए तो यूपीएससी ये जानने की कोशिश करता है कि आपने अगर कोई चीज़ पढ़ी है तो आपने उसको गहराई से, मतलब गहराई का मतलब डेप्थ में नहीं जाना, मतलब आपने उसको ध्यान से देखा है कि नहीं देखा है। कि ऐसा नहीं कि केवल एक लाइन में पढ़ते हुए यहाँ से यहाँ तक चले गए, कुछ नहीं पता चला। अब मान लो कि आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक, अब आपने दिल्ली से मुंबई की रास्ते तो पकड़ी, लेकिन आपको बीच में जितने भी स्टेशन मिले आपने उन स्टेशनों को ध्यान से देखा कि नहीं देखा। अब पता चला बीच में कोई स्टेशन मिला और आपने उसको देखा ही नहीं, और यूपीएससी उन्हें बीच में से किसी स्टेशन को उठा के रख देगा, ये पूछ लेगा। मतलब यहाँ पर कोई शब्दावली, कुछ ऐसी चीज़ें रख देगा जो यहाँ पर यूपीएससी पूछेगा, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो ये हमें को जो भी चीज़ पढ़नी है तो बहुत ध्यान से पढ़नी है। तो यहाँ देखिए, औरंग राजकोष का प्रभारी, बेनियन ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय एजेंट, मिरासदार राज्य का नामित राजस्व दाता। इसका मतलब है कि आप कोई भी चीज़ पढ़ो तो उसको ध्यान से पढ़ना। अब ये शब्दावली है, इनको जो है आप एक बार सर्च करके देख सकते हो। बाकी आप जैसे मध्यकालीन इतिहास कुछ भी पढ़ो, प्राचीन इतिहास पढ़ो, जैसे बीच में हुंडी पूछ लिया था, हुंडी क्या है। अब आपको पता है कि ऐसे शब्दावली अब तुम लगोगे हमारे सिलेबस में तो है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है सिलेबस में नहीं है। मुझसे कुछ बच्चे मिले, सर ये हुंडी पता नहीं कहाँ से रख दिया है। तो कहाँ से क्या रख दिया यार, ये तो जो है आपके सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में तो चीज़ें बताई गई, लेकिन ये आपके मटेरियल में जो आप एनसीईआरटी पढ़ते हो उसी में दिया हुआ है। तो हमको जो भी चीज़ पढ़नी है तो एक स्ट्रक्चर में पढ़नी है और बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। तो इनके बारे में आप सर्च कर लीजिए। बाकी आप जो भी इतिहास पढ़ो तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और उनकी शब्दावली पर फोकस रहना है, क्योंकि यूपीएससी शब्दावली हो गई और बड़े बड़े जो महान देश को आज़ाद कराने में महान व्यक्तित्व हैं उनसे यूपीएससी बहुत सवाल पूछता है, व्यक्तित्व से। तो व्यक्तित्व पर भी आपको दिमाग लगाना है। ठीक, फिर आगे चलते हैं हम। क्या कह रहा है, आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिया कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको बौद्ध और जैन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं पिछले वीडियो में भी बताया कि बौद्ध जैन से यूपीएससी बार बार सवाल पूछता है।
तो यहाँ स्थाविरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित संबंध है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय संबंधित है। महासंघिक द्वारा बुद्ध के देवत्वरोपण के महायान बौद्धों से संबंधित है। बुद्ध जैन जब आप पढ़ोगे तो ये आपको इनमें से कोई ना कोई शब्द मिल जाएगा, मतलब ये कथन आपको सही होते हुए दिखाई देगा, मतलब कर लोगे आप। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है, अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से आ गया। औद्योगिक क्रांति निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्रांति के 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध, इसका मतलब है कि 1850 से पहले, 1850 में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। कौन करता है? भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, भारत के वस्त्र उद्योग में मशीनों का बड़ी संख्या में प्रवेश हुआ, देश के अनेक भागों में रेलवे लाइनें बिछाई गई थी, ब्रिटिश भारत उत्पादन के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया था। अब इनमें से क्या था? अब इनमें से कोई ना कोई होगा। अब आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन ये क्या कह रहा है यहाँ प्रश्न पढ़ के हमको क्या समझ में आया कि औद्योगिक क्रांति जो हुई वो 1850 के पहले क्या क्या ऐसा हुआ जिसका किसी एक उद्योग पर असर पड़ा। ठीक, अब क्या हुआ, भारत की दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। अब आपको पता है कि हैंडलूम जो था इंडस्ट्री आई, तो जो हाथ से बनाने वाली चीज़ें थी उनका क्या हो गया भाई, हाथ से बनाने वाली चीज़ एक दिन में आप 2 बना लोगे, 3 बना लोगे। लेकिन जब मशीनों का विकास हो गया तो एक बार में हज़ारों की संख्या में वस्तुएं बनने लगी। तो ये जो 1-2 बनाने वाली संख्या थी इनका रेट भी ज़्यादा हुआ करता। जब हज़ारों की संख्या बनने लगी तो इनसे क्या हो गया, चीज़ ज़्यादा बनने लगी तो ये ऑटोमेटिक ह्रास पे चली जाएंगी। तो ऐसे आपको तर्क भी लगाना है कि पढ़ते समय हमको तर्क लगाना है कि क्या चीज़ें सही हो सकती, क्या गलत हो सकती हैं। ठीक है, अब मैंने तो एक ऑप्शन आपको बताया, ऐसे आप तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ सोचो। जब ऐसे सोचने लगोगे तो आपकी डेवलप हो जाएगी सोचने की शक्ति, फिर आप यूपीएससी का कोई भी प्रश्न होगा आराम से कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर कई बच्चे सोचते होंगे कि सर आंसर क्यों नहीं बताते। देखिए आंसर बताने से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो डाउन हो जाएगी। जैसे आप कुछ भी नया सोच सकते थे, नया तर्क लगा सकते थे, उससे वो डाउन हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पर बहुत कम बताता हूँ आपको आंसर। वहीं डिटेल एनालिसिस लेकर आऊँगा तो वहाँ तो मैं बताऊँगा क्योंकि मैं जान चुका हूँ कि आप पीछे इसको देख के आए हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। अब देखिए कोई इतिहास में कोई घटना हुई, आप इतिहास पढ़ते आ रहे हो, कोई घटनाएं हैं तो उन घटनाओं के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। राजा भोज के दिन प्रतिहारों का उदय, महेंद्र वर्मन प्रथम के दिन पल्लव सत्ता की स्थापना, परांतक प्रथम द्वारा चूल सत्ता की स्थापना, गोपाल द्वारा पाल वंश की। अब ये दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में है। अब आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है। अब ऊपर से क्या लिखा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर आरंभ से सही कालक्रम। अब यूपीएससी हमेशा कालक्रम पूछता है, ये यहाँ पता चल गया है। इससे पहले भी मैंने कई बार बताया पिछले वीडियोज़ में कि यूपीएससी कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो उसके बारे में कालक्रम पूछता है कि इतिहास में इसको लगाइए, इसको लगाइए, इसको लगाइए। तो आप जो भी चीज़ पढ़ो तो उसका एग्जैक्ट वर्ष नहीं याद रखना कि 1856 में ये घटना हुई, 1956 में ये घटना हुई, ऐसा नहीं याद करना। आपको देखना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। तो जैसे आपको ये पता चल जाएगा तो आप ऑटोमेटिक उस क्वेश्चन को कर लोगे। ठीक, और जो मुख्य घटना होती है तो वो तो ऑटोमेटिक उसका सन याद हो जाता है। जैसे 1857 की घटना, उसके लिए आपको याद थोड़ी करना पड़ा, ऑटोमेटिक हो गया। 1947 की घटना, 1947 की घटना, तो ये क्या याद करना पड़ा, ऑटोमेटिक याद हो गया। तो ऐसी घटनाओं को आपको अच्छे से पढ़ना है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर महेंद्र वर्मन के बारे में जानना है तो पहले पल्लव सत्ता के बारे में पढ़ो जा करके। चोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस बार चोल से प्रश्न भी आएगा। अभी हमारे प्रधानमंत्री गए थे तो उसके बारे में प्रश्न बनाने की संभावना है। फिर पाल वंश, इनके बारे में भी पढ़ लो, चेर चोल पांड्य है ना आपको अच्छे से। तो दक्षिण भारत का इतिहास अच्छे से जाके पढ़ो। ठीक, फिर हम चलते हैं। और देखिए हुंडी आ गया, यही हुंडी के बारे में मैं आपको बोल रहा था। निम्नलिखित में से उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्राय उल्लिखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताती है। अब हर्षकालीन स्रोत है, हर्ष का काल था, उसके बारे में थोड़ा देख लो। फिर हुंडी के बारे में देख लो। फिर इसमें राजा द्वारा अपने अधीनस्थों को दिया गया प्रतिदिन का लेखा जोखा अंकित करने वाले वही खाता, विनिमय पत्र, सामंत द्वारा अपने अधीनस्थों को देने वाला आदेश। अभी क्या था हुंडी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना। अब दोबारा हुंडी से नहीं प्रश्न बनाएगा, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसे कौन सी और शब्दावली जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ मान लो मटेरियल पढ़ रहे हो, अगर वो आ जाती है तो आपको उसमें दिमाग लगाना है। आगे चलते हैं हम। स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देशेर कथा क्या है, अब इनके बारे में आप देखोगे इनके बारे में तो ऑटोमेटिक ये प्रश्न आपके अंतर्गत हो जाएगा। तो देशर कथा के बारे में आपको अच्छे से देख लेना है कि हो सकता है यूपीएससी अभी क्या है कि इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, अगली बार इससे नहीं पूछेगा, लेकिन इसके अंतर्गत जब आप इसको पढ़ोगे तो इसमें से कुछ और ऐसी चीज़ें निकल के आएंगी, हो सकता है अगली बार उससे यूपीएससी बना ले। क्योंकि यूपीएससी की प्रवृत्ति मैं ये सीरीज क्यों ला रहा हूँ, ये सीरीज लाने का श्रेय यही है कि यूपीएससी को मैंने इतने सालों में ये देखा कि यूपीएससी करता क्या है। जैसे अब यूपीएससी पेपर सेट करता है, जब जैसे टेस्ट सीरीज में टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज में क्या होता है कि भाई 100 क्वेश्चन आपको पूरा करना है। तो कहीं से भी जो हम उसमें एक एम्प्लॉय को रखें कि भाई तू जो है पेपर सेट कर। ठीक, उसने पेपर सेट किया, उसको क्या हुआ कि यहाँ से उठा करके 100 प्रश्न उसको पूरा करना है। यहाँ से उठाया, कुछ प्रश्न यहाँ से पूरा कर लिए, कुछ यहाँ से कर लिए, उसने 100 क्वेश्चन बना करके लड़कों को थोप दिया। लेकिन यूपीएससी जब पेपर सेट करता है तो बहुत सोच सोच कर पेपर सेट करता है।
हमारे लिए तो आसान है कि इनमें से भाई एक ऑप्शन, दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन, इन तीन में से कोई एक चूज करना है, मतलब इनमें से कथन में से कोई एक चूज करना है। उसके लिए ऑप्शन ये हो जाता है कि उसको ये कथन रखूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ना पढ़ा हुआ वो भी कर ले, तो उनके लिए बड़ी चुनौती रहती है प्रश्न को बनाना। तो बहुत सोच सोच कर वो पीवाईक्यू को अपने पास रखते हैं, वो सोचते हैं इससे संबंधित मैंने ये प्रश्न बनाया था, अब इससे उठाकर कुछ प्रश्न बनाता हूँ। तो इससे क्या हुआ कि वो ये सोच कर रखता है कि आपने पीछे के पीवाईक्यू को अच्छे से देखा कि नहीं देखा। अब आप इसको देखिए, इस प्रश्न को करिए, लेकिन देशेश्वर कथा के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। फिर सखाराम गणेश देवस्कर के बारे में अच्छे से देखो कि ये क्या है, कौन थे, ठीक है, क्योंकि महत्वपूर्ण व्यक्तित्व पर यूपीएससी सवाल जरूर बनाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब गांधी इरविन समझौता, ये तो बहुत पॉपुलर है, अब इसमें क्या हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, गांधी इरविन समझौता के बारे में। ठीक, आगे चलते हैं हम। अब देखो फिर कुल्यवाप, द्रोणवाप, अब ये क्या थे, शब्दावली पूछी, फिर ऐसे पूछ लेगा, तो ऐसे आपको याद रखना कि इनके बारे में फिर से देख लो एक बार। यूपीएससी हो सकता है अगली बार इसको उठा करके इसके बारे में पूछ ले, या नीचे के कोई घटना जो सही होगा उसको उठा करके नीचे की ये दोनों रख देगा। ठीक, फिर आप अस्पृश्य समुदाय लोगों को लक्षित कर प्राथमिक मासिक पत्रिका विटाल विध्वंस किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी। अब देखो ये, अब इसके बारे में रट लो, क्योंकि ये हो सकता है कि यूपीएससी फिर से बनाने की कोशिश करें। तो नीचे के बारे में जिनके बारे में पूछ रहा है उनके बारे में, जैसे ज्योतिबा फुले, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लो, गोपाल बाबू वलंगर के बारे में अच्छे से पढ़ लो, मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में पढ़ लो, भीमराव रामजी अम्बेडकर के बारे में अच्छे से पढ़ लो। तो यूपीएससी अगली बार इनसे प्रश्न बनाएगा तो आप करने की स्थिति में हो जाओगे। ऐसे ही बनाता है यूपीएससी, अगली बार क्या करेगा कि मोहनदास करमचंद गांधी जी के बारे में कुछ कथन लिख देगा, पूछ लेगा। ज्योतिबा फुले के बारे में, अब इनकी जो पत्रिका है उसके बारे में पता कर लो कि कौन सी पत्रिका है, हो सकता है वही पत्रिका के बारे में यूपीएससी पूछ ले। स्टेट पीसीएम में तो पूछता रहता है, स्टेट पीसीएम खुद ही यूपीएससी को फॉलो करता है। ठीक है, उन्हीं की कोई चीज़ को उठा करके थोड़ा सा एलिमिनेट करके, थोड़ी चीज़ों को एलिब्रेट करके रख देते हैं, पूछ लेते हैं। फिर अब देखो ये सिंपल वाक्य, ये तो आपके किस में दिया हुआ है, 6th क्लास के एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न बन रहे हैं भाई, अच्छे से पढ़ोगे तो आप करने की स्थिति में होगे। कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता था, या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदाय को निंदा करता, वह अपितु अन्य संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। अब ये किसका कथन था, अशोक का कथन था, ये तो 6th क्लास के एनसीईआरटी में था। अब इसमें आपको अशोक के बारे में पढ़ना, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना, समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ना, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ना। तो इसका मतलब आपको इतिहास, प्राचीन इतिहास अच्छे से पढ़ना है। ठीक, अब यूपीएससी ने अभिलेख में लिखा हुआ ये पूछ लिया, अब अगली बार हो सकता है किसी और के अभिलेख के बारे में चर्चा चल रही है उसमें पूछ ले, तो ऐसे आपको पढ़ना है तो ध्यान रखना है। फिर अब आगे चलते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के अंदर पारमिता, ये सिंपल शब्द है, ये बौद्ध जैन जो पढ़ोगे तो उसमें तो आपको मिल जाएगा। पारमिता, शील, जो शील गुण होते हैं, ये सब दिया होता है। जो बौद्ध और जैन पढ़ोगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ये किससे संबंधित, सूत्र प्रतिनिधि लिखे गए प्राचीन धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार के को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, परिपूर्णताएं जिन प्राप्ति को बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारी श्रेणियां। अब ये इनमें से क्या है, पारमिता बौद्ध जैन पढ़ोगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये बुद्ध काल से संबंधित शब्दावली। ऐसे यूपीएससी कोई ना कोई शब्दावली पूछता रहता है। अब देखिए 1884 का रुक्माबाई मुकदमा बड़ा चर्चा में रहा। ये मुकदमा किससे संबंधित था, अब इनमें से तीनों वाक्यों में से देखो तो ये आपको ये रुक्माबाई मुकदमा अच्छे से पढ़ना है। अगली बार हो सकता है ये 3 कथन ना उठावे, क्या कर देगा, ऊपर ये तीनों कथन को लिख देगा, एक कथन में बड़े बड़े लंबे लंबे कथन रख देगा और नीचे 2-3 मुकदमे लिख देगा, तो इनमें से कोई एक मुकदमा, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक, आगे चलते हैं। 20वीं शताब्दी में के आरंभ में नील की खेती का ह्रास, नील की खेती किससे संबंधित था, आपको पढ़े ही होगे, अच्छे से पढ़े होगे तो ये तो आप कर ही लोगे, लेकिन आपको इनके बारे में और जानना है तो आपको आधुनिक भारत अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक, अच्छे से पढ़ो। फिर वेलेजली, जितने भी लॉर्ड रहे, गवर्नर रहे, गवर्नर जनरल रहे, उनके बारे में आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए कि कौन किस समय रहा, रट लो। मतलब देखिए अब कोई कुछ कहते होंगे कि यूपीएससी में रटना नहीं पड़ता है, लेकिन कम से कम आपको 30% रटना ही पड़ेगा। 70% कॉन्सेप्ट आपके पास हो, 30% रटे होगे तो आप जो है बहुत अच्छे से क्वेश्चनों को कर लोगे। ठीक, तो उनको रट लो कि कौन कितने समय रहा है। ठीक, उससे क्या होगा कि क्वेश्चन को एलिमिनेट करना और क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। अब ये एक आप तो यहाँ से जानकारी मिल जाएगी, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली ने स्थापित किया, तो किस लिए किया था। तो ये कथन तो भाई ऊपर सही है ना, अगली बार हो सकता है ये बनावे तो ये कथन ऑप्शन में रख दे नीचे, तो ये पहली बार तो यहाँ से एक जानकारी ये मिल गई, और नीचे जो बात कही गई है इनमें से कोई एक सही होगी, उसके बारे में फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना। तो यहीं पर जो है बुक, मैंने बोला कि जब भी मैं कराऊं तो आपको अपने बगल में बुक हमेशा रखनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप जो है जो भी पढ़ोगे
उसको बुक से देख करके पढ़ोगे। अब मोबाइल में इसलिए नहीं सजेस्ट करूँगा क्योंकि मोबाइल में एक चीज़ आप देखोगे तो दोबारा कोई चीज़ अच्छी लगी फिर आप उसको देखने, फिर कोई अच्छी चीज़, तो इससे क्या होगा कि आधा घंटा देखने के लिए बैठे, पता चला 3 घंटे चले गए रील्स देखने में। ठीक है, तो रील से बचो, पेपर आने वाला है, पेपर में दिमाग होना चाहिए। अब देखिए, उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस घटना से संबंधित है? भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव किस निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण देता है? उल गुलान के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि किससे संबंधित है। ठीक है, यूपीएससी फिर ऐसी कोई घटना पूछ लेगा तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इसी से लिंक करके पूरा सिलेबस वहीं पर मटेरियल आपको पढ़ रहना है। फिर प्राचीन भारत के विद्वानों और साहित्यकारों के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि पुष्यमित्र शुंग से संबंधित था, अमर सिंह हर्षवर्धन से संबंधित है, कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। अब इनमें से कौन सा सही है? तो इनके बारे में आपको पाणिनि पुष्यमित्र शुंग के बारे में, इसका मतलब प्राचीन इतिहास आपको अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से पढ़ लोगे ये सब आप उसी के अंतर्गत जो है हो जाएगा। सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी प्राचीन भारत की उठाओ, पढ़ डालो। ओल्ड एनसीईआरटी होगी, वो उससे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं, तो आप कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप चलिए भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। अब मिलाने को कह देगा, श्रमण किससे संबंधित है, परिवारजक किससे संबंधित है, उपासक किससे संबंधित है। तो ये जो है शब्दावली आप जब पढ़ लोगे इतिहास तब आपको समझ में आ जाए। कुल मिला के आपको एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी है, आधुनिक, मध्यकालीन और प्राचीन। फिर देखिए, अब देखिए ये शब्दावली, घंटसाला, कदूरा, चौल किससे संबंधित था? नगर थे, नगर, घंटसाला, कदूरा, चौल किससे संबंधित है? अब इनमें से कोई होगा। ठीक है, विदेशी व्यापार करने वाले बंदरगाह थे क्या? शक्तिशाली राज्यों की राजधानियाँ थी क्या? उत्कृष्ट स्तर कला या स्थापना संबंधित स्थान था क्या? बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल थे क्या थे? तो ऐसे शब्दावली कोई भी आए यूपीएससी आपसे पूछ लेगा, तो ऐसी शब्दावली कहीं पर आए उसको तुरंत अंडरलाइन करो बुक में, तुरंत ऊपर लिख दो इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर दो। दोबारा जब पढ़ो किताब को तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। फिर देखो, भिलसा, द्वार समुद्र, गिरनगर, स्थानेश्वर ये किससे संबंधित है? अब इनमें यूपीएससी पूछ लेगा। तो ऐसे कोई भी प्रसिद्ध स्थल है आपको ध्यान रखना है, अच्छे से पढ़ना है। ये चीज़ें बार बार पढ़ोगे तो आपके दिमाग में रहेंगी और ऑटोमेटिक आप करने की स्थिति में होंगे। तो फिर 19 सवाल लगभग पूछे गए थे इसमें। ठीक है, और हर साल 28 तक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे इतिहास में। तो इतिहास को कमज़ोर मत समझना। अब इसको जो है कम से कम 15 क्वेश्चन का वेटेज तो मान ही लो कि गिरीश गिरी हालत में 15 तक क्वेश्चन पूछ सकता है। 8-9 तक तो पूछेंगे, लेकिन 15 की हमको तैयारी करके रखनी है, 15 क्वेश्चन हम करने की स्थिति में हो जाए। तो इतिहास को बस एनसीईआरटी को आधार बनाओ, क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।